अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आप सभी मित्रों का स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मित्रों, मधुरम हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबको महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूं और जितने मित्र मुझे देख पा रहे हैं उन सबका साधुवाद है। बहुत शीघ्र ही हमारे समक्ष वरिष्ठ अध्यापक हिंदी की विज्ञप्ति आने वाली है और हम किस रणनीति के साथ हिंदी विषय की तैयारी करेंगे इसके बारे में मैं आपको आज विस्तार से जानकारी देने वाला हूं। मित्रों, आप सब बहुत ध्यान से इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सफल होने के लिए सबसे पहले जो आवश्यकता होती है वो होती है रणनीति की। इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि वे ही शासक बहुत अच्छे से युद्ध जीते हैं, जिसमें हम महाराणा प्रताप का नाम बहुत प्रमुखता से ले सकते हैं। अकबर की सेना बहुत विशाल और महाराणा प्रताप की सेना उनकी सेना के समक्ष बहुत कम संख्या में, लेकिन कुशल रणनीति के साथ महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में विजयश्री प्राप्त की। मैं चाहता हूं कि हम भी इस आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में अगर सही तरह से सफल होना चाहते हैं और लाखों विद्यार्थियों के मध्य में हम एक सीट लेना चाहते हैं तो हमारी रणनीति सटीक होनी चाहिए। आज मैं आप सबको उसी रणनीति के ऊपर, क्योंकि इस परीक्षा को मैंने स्वयं ने पास किया है और आप देखेंगे इसके बाद व्याख्याता भर्ती के रूप में भी हमारे सामने मैं आप सबको पूरा अच्छे से समझाने वाला हूं। ये जो वरिष्ठ अध्यापक हिंदी भर्ती परीक्षा है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है हमारा पाठ्यक्रम। जैसे किसी युद्ध को जीतने के लिए सबसे पहले आप देखते हैं कि उस खेल के मैदान को या युद्ध के मैदान के बारे में बहुत अच्छे से समझा जाता है, कहां से क्या क्या करना है। हमारे लिए ये जो पाठ्यक्रम है ये ही हमारे लिए युद्ध की वो प्रारूप है, युद्ध का एक युद्ध भूमि का प्रारूप है जिसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए मित्रों, हम बात करते हैं वरिष्ठ अध्यापक हिंदी के सेकंड पेपर की, और सेकंड पेपर आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और जितने भी हिंदी के विद्यार्थी हैं वो बहुत अच्छे से समझते हैं कि ये जो हमारा सेकंड पेपर है इसमें कितने प्रश्न आ रहे हैं। तो मैं सबसे पहले लिख रहा हूं कि हमारे सामने प्रश्न जो आने वाले हैं वो कितने आने वाले हैं। प्रश्नों की संख्या है 150। 150 प्रश्न आने वाले हैं और अंक भार की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि अंक कितने हैं। कुल अंक हैं 300। फर्स्ट पेपर हमारा जो है वो अलग है। मैं केवल अभी आपको सेकंड पेपर के बारे में ही बताने जा रहा हूं। सेकंड पेपर का अंक भार कितना है? 300। पिछली भर्ती परीक्षाओं में मेरिट कहां तक गई, क्या स्थितियां बनी, उसके बारे में अलग से वीडियो बनाकर आपके सामने जानकारी रखूंगा। लेकिन फिलहाल हम सिलेबस की बात कर रहे हैं और आप देखेंगे कि इस सिलेबस में कितने भाग हैं। तो सबसे पहला भाग देखिए पार्ट 1, और ये जो पार्ट 1 भाग है इसका स्तर कौन सा है? माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर। यानी हम यहां देखेंगे कि कक्षा 9 से 12 तक का स्तर है। ये कक्षा 9 से 12 तक का स्तर है और इस स्तर में आप देखेंगे प्रथम भाग के 2 खंड बना रखे हैं, यानी पहला भाग 2 भागों में और विभाजित किया हुआ है, भाग अ और एक है हमारे पास भाग आ। ये जो पहला भाग है ये सीधे सीधे संबंधित है किससे? व्याकरण से। अगर कोई मित्र हिंदी को अच्छे से समझना चाहे तो आप मान के चलिएगा कि व्याकरण उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। व्याकरण की समझ हमें हिंदी की समझ
बढ़ाने वाली होती है। हम हिंदी विषय से प्रेम करने लगते हैं जब व्याकरण को अच्छे से समझना शुरू कर देते हैं। तो आप देखिए ये जो व्याकरण है इसमें कुल कितने हमारे अध्याय हैं, तो आप देखेंगे ये पहला अध्याय, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नौवां, यानी 9 बड़े अध्याय हैं और एक अध्याय इसमें आप देख लीजिए वो है 10वां अध्याय। ठीक है, यानी कुल कितने अध्याय हो गए? 10 अध्याय हो गए। अब जब इस व्याकरण वाले पोर्शन में अंक भार की बात करते हैं तो व्याकरण वाले पोर्शन का अगर अपन देखें, प्रश्न की संख्या देखें, तो फिलहाल हम ये बात करते हैं कि प्रश्न इसमें कितने आएंगे? प्रश्न आएंगे 45 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 45। ठीक है, अंक भार की बात करते हैं तो अंक भार कितना हुआ? अंक भार इसमें होगा आपके 90 अंक, यानी 90 अंक की हम ये मानकर चल रहे हैं कि क्या आने वाली है हमारे सामने? व्याकरण आने वाली है। व्याकरण के इन 10 बिंदुओं से कितने अंकों के प्रश्न आने वाले हैं? 90 अंकों के प्रश्न आने वाले हैं। अगर हम ये देखते हैं कि 10 हमारे अध्याय हैं, ठीक है, तो प्रत्येक अध्याय का अंक भार औसत अगर हम देखते हैं तो 9 अंक का होता है। अब एक एक अध्याय को हम बहुत अच्छे से समझें और अगर सटीक रणनीति और अच्छी पुस्तकों के साथ इन बातों को समझते हैं तो मैं ये मानता हूं कि ये हमारा सर्वाधिक स्कोरिंग करने वाला भाग है। यहां हमें बहुत अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। तो अब आप देखिएगा, ये हम जो भाग बना रखे उसके आधार पर हाँ 2-5 प्रश्न आगे पीछे हो सकते हैं, पेपर सेटर के ऊपर निर्भर करता है ना। लेकिन फिर भी जब पहले पार्ट में 2 भाग बना रखे हैं, दोनों भागों को अगर हम समान रूप से विभाजित करते हैं तो 90-90 अंक भार दोनों भाग के हैं। अब आप देखिए, पहला जो हमारा यहाँ टॉपिक है वो है वर्ण विचार, यानी वर्णों का बहुत अच्छे से ज्ञान और वर्णों के भेदों के बारे में हम बहुत अच्छे से, क्योंकि वर्ण के कई प्रकार हैं, है ना, और उन प्रकारों में भी स्वरों और व्यंजनों को हम देखेंगे तो प्रयत्न और स्थान की दृष्टि से इनके क्या भेद हैं, हम बहुत विस्तार से इस बिंदु को पढ़ने वाले हैं, जिसमें स्वरों की उत्पत्ति के बारे में, व्यंजनों की उत्पत्ति के बारे में, स्वरों के भेद के बारे में, व्यंजनों के भेद के बारे में, है ना, विभिन्न प्रकारों के बारे में हम बहुत अच्छे से इसकी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। फिर आती है बात वर्ण के बाद शब्द विचार। शब्द विचार में आप देखिएगा हमारे सामने जो है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। ठीक है, 4 प्रकार के जो शब्द हैं, इन चारों प्रकार के शब्दों को उदाहरणों सहित हमें अभ्यास करना होगा। निश्चित तौर पर इस बिंदु में से भी हमें अच्छे प्रश्न मिलते हैं। उसके बाद आप देखिए तीसरा हमारा जो अध्याय है वो है विकारी शब्द। विकारी शब्द आप जानते हैं वे शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन, कारक, काल आदि का प्रभाव पड़ता है, उनको हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। तो प्रमुख विकारी शब्द कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियाओं के भेद एवं उदाहरणों सहित हमें ये बात समझनी है। ये हमारे विकारी शब्द हैं। चौथा अध्याय देखिए अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वे शब्द हैं जिन पर किसी लिंग, वचन, कारक, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। तो अविकारी शब्दों के जो भेद हैं और उनके उदाहरण हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे अच्छे से। फिर आप देखिए 5वां अध्याय है वाक्य रचना, है ना, वाक्य की बनावट या वाक्य की रचना, यानी वाक्य में शब्दों के क्रम क्या होंगे, वाक्य के भेद और आश्रित उपवाक्य के भेद और उदाहरणों पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ ही आप देखें 6वां अध्याय है शब्द रचना, जिसमें समास, संधि, उपसर्ग व प्रत्यय 4 छोटे छोटे बिंदु हैं। इनको हम छोटा इस रूप में नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये दिखने में छोटे हैं, लेकिन हमें इनको बहुत सावधानी पूर्वक समझना होगा और ये अगर हम समझते हैं तो बहुत कुछ समझ में हमें आ जाएगा। और रही बात प्रश्नों की, तो आप देखेंगे कि पेपर में इन बिंदुओं के प्रश्न अच्छी संख्या में होते हैं और आने वाली परीक्षा में भी अच्छी संख्या में ही होंगे। फिर आप देखिए शब्द ज्ञान की जब बात करते हैं तो पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, अनेकार्थक शब्द है और समानोच्चारित शब्द यानी समश्रुत भिन्नार्थक शब्द है।
फिर बात करते हैं शुद्ध लेखन के बारे में। जब बात करते हैं तो वर्तनी की शुद्धता और वाक्यगत अशुद्धियों का सुधार। सरल शब्दों में हम कहें तो शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि इस बिंदु के अंतर्गत हमको समझना है। भाषा ज्ञान का जो टॉपिक है हमारे सामने, उसमें मुहावरे, कहावतें, अपठित गद्यांश और पद्यांश पर आधारित प्रश्न हमें यहाँ पर मिलने वाले हैं, यानी लोकोक्ति और मुहावरों की हमें बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। फिर देखिएगा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, खड़ी बोली और देवनागरी लिपि के सुधार का जो इतिहास है उसको हमें पढ़ना है। ये पूरा जो भाग है वो व्याकरण से संबंधित है और यहां से हम कितने अंक अर्जित करने वाले हैं? 90 अंक अर्जित करने वाले हैं। तो 90 अंकों की रणनीति व्याकरण के साथ हमें करनी है। अब इसमें बहुत सारे जो टॉपिक हैं जिनको हमें बहुत अच्छे से समझना है। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको हमें समझने के साथ साथ रटना होता है या लिखित रूप में अभ्यास करना होता है। जैसे आप देखेंगे विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, अनेकार्थक शब्द है, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द है, लोकोक्ति और मुहावरे हैं। इनको हम कुछ बहुत अच्छी तरीके से लिखते हुए भी हम याद करेंगे, क्योंकि इसमें हमें कुछ रटना भी पड़ता है। तो हम जरूर उस तरह से ही तैयारी करेंगे ताकि हमें कहीं पर भी घबराने की आवश्यकता न रहे। ठीक है, तो मित्रों ये हुई भाग अ की बात की, पार्ट 1 में भाग अ। अब आप देखेंगे हम ऊपर बात करते हैं आप देखेंगे जो पार्ट हमारा ब है, उसको हम अच्छे से यहां देखेंगे। देखिए जो पार्ट पार्ट 1 का जो हमारे पास आ भाग है, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के नवीनतम सत्र के पाठ्यक्रम में समाहित समस्त रचनाकारों से 12वीं तक अनिवार्य हिंदी एवं ऐच्छिक हिंदी की समस्त पद्य एवं गद्य रचनाओं का समावेश पाठ्यक्रम में किया जाएगा। यानी आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा कि यहां आ भाग में कक्षा 9 से 12 तक की सभी पुस्तकें जो हिंदी की है, और मैं अलग से एक वीडियो आपको शेयर करने वाला हूं, है ना, जिसमें कक्षा 9 से 12 तक वर्तमान में नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार कौन कौन सी पुस्तकें प्रचलित हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आप ये समझ जाइए कि कक्षा 1 से 12 तक, है ना, कक्षा 9 से 12 तक के जो हमारे हिंदी के जो हमारी पाठ्य पुस्तकें चलती है वो पुस्तकें आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। कक्षा 9 में 2 पुस्तकें हैं, कक्षा 10 में 2 पुस्तकें हैं, कक्षा 11 की जब हम बात करते हैं तो 2 और 2 4 पुस्तकें हैं, 12 की अगर बात करते हैं तो 2 और 2 4 पुस्तकें हैं, और इसके अलावा एक व्याकरण की पुस्तक है, इसके अलावा अभिव्यक्ति और माध्यम की एक पुस्तक है। ये कुल पुस्तकें हमारे सामने हैं जिनको हमें पढ़ना है, गद्य और पद्य। अब एक एक अध्याय को हम अच्छी तरह से लिखित रूप में, तथ्यात्मक रूप में अपनी कॉपी या नोटबुक में लिखते हुए पाठ में से कौन कौन से प्रश्न आएंगे उनके ऊपर अच्छे से विश्लेषणात्मक दृष्टि से और परीक्षा की दृष्टि से अगर हम संकलित करते हुए आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर आप देखिए ये जो आ भाग है वो भी हमें बहुत सहयोग करने वाला है। और आ भाग का ये जो है पूरा पाठ्य पुस्तकों वाला हमारा भाग्य है, पाठ्य पुस्तकें इसमें हमको पढ़नी हैं। और ये जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो कक्षा 9 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकें हैं, और इसमें भी प्रश्न कितने आने वाले हैं तो आप देखिए कि औसत हम देखकर चलते हैं तो 45 प्रश्न इसमें आने वाले हैं। और इन 45 प्रश्नों के साथ साथ आप देखेंगे अंक की जब बात करते हैं तो यहाँ पर भी अंक भार कितना है, 90। यानी इस तरह से पार्ट 1 में जो 2 भाग हैं अ और आ, दोनों को मिलाकर 90 प्रश्न आने वाले हैं, और इन 90 प्रश्नों से 180 का अंक भार हमारा जो है वो हम स्कोर कर पाएंगे, बशर्ते हम एक एक पुस्तक का और एक एक अध्याय का बहुत अच्छे से, क्योंकि
बार बार अवसर नहीं आते मित्रों, और अवसर आते भी हैं तो बहुत वर्षों बाद आते हैं। इसलिए हम जब एक बार तैयारी करें तो पूरी रणनीति के साथ करें, ताकि हमें इंतजार नहीं करना पड़े, और जो करना है वो पहली बार में ही हम करने का पूरा प्रयास करेंगे। और मैं पूरे मन से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। आपको हिंदी विषय को लेकर किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, है ना। मैं इतना भरोसा आपको दिला सकता हूं कि मैं आपकी हर समस्या का समाधान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से निरंतर करता रहूंगा, लेकिन आपको जिस तरह की रणनीति बताई जाए उसका अनुसरण करना आपके हाथ में है ना। और मुझे भरोसा है कि आप जरूर अपने भाग्य के लिए एक नई इबारत लिखेंगे, और हम उसी की चर्चा कर रहे हैं। मित्रों, ये हमने पार्ट 1 की पूरी चर्चा कर ली। अब आपके सामने जो आ रहा है वो है पार्ट 2। तो अब आप देख लीजिए पार्ट 2 किस तरह से आपकी मदद करेगा। पार्ट 2 की बात करते हैं, देखिए। पार्ट 2 का आप देखेंगे तो पार्ट 2 वाला जो भाग है वो है स्नातक स्तरीय। ठीक है, पार्ट 2 हमारा कौन सा है? स्नातक स्तरीय भाग है, यानी ग्रेजुएशन लेवल। अब हमारा लेवल यहां पार्ट 2 में बढ़ रहा है, और वो कौन सा लेवल है? ग्रेजुएशन लेवल, स्नातक स्तरीय, यानी कॉलेज स्तरीय जो है ये पाठ्यक्रम है, और उस स्तर की हमको तैयारी करनी है, ऐसी अपेक्षा की गई है। अब इसमें आप अंक भार देखेंगे तो अंक कितने हैं? 80। ठीक है, अब आप देखिएगा इन 80 अंकों को भी कितने भागों में पुनः बांटा गया है? तो 2 भागों में पुनः बांटा गया है। बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। अ भाग जो है वो पूरा काव्य शास्त्र है। अ भाग क्या है? काव्य शास्त्र है। ठीक है, काव्य शास्त्र बहुत इंटरेस्टिंग होता है, रुचिकर होता है ना। अब अगर हम केवल ये जो अ और आ है इस आधार पर अगर हम चर्चा करते हैं तो काव्य शास्त्र से हमारे सामने प्रश्न कितने आएंगे? तो काव्य शास्त्र से हमारे सामने प्रश्न आएंगे 20, है ना। और आप देखेंगे अंक भार कितना होगा? तो अंक भार होगा कितना? 40, यानी काव्य शास्त्र से हम 40 अंक अर्जित कर सकते हैं। अब जब अ और आ को कंपेयर करें, तुलनात्मक अध्ययन करें, तो ये काफी छोटा भाग है, और आ वाला भाग अभी आपके सामने पूरा रखूंगा मैं, आप देख भी रहे होंगे कुछ भाग, और अभी अगली स्लाइड पे आपको दिखेगा। ये पूरा भाग आ है, यानी आ बहुत बड़ा भाग है और अ बहुत छोटा है, और अ में से बहुत अच्छे प्रश्न हमारे सामने आते हैं, तो बहुत स्कोरिंग भाग है। इस अ में आप देखिए क्या आ रहा है? शब्द शक्तियों के भेद एवं उदाहरण। आज तक जितने भी लोग हिंदी पढ़ाते हैं उनके लिए ये वाला जो भाग है शब्द शक्तियों वाला बड़ा क्लिष्ट होता है, और सरलता से हम शब्द शक्तियों की पहचान नहीं कर पाते। गद्य में और भी हम कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही पद्य की बात आती है शब्द शक्तियां हमारे लिए बड़ी क्लिष्ट हो जाती है। मेरा प्रयास रहेगा आपको बहुत सरल शब्दों में सरल तरीके से इन शब्द शक्तियों को समझाऊं, लेकिन फिलहाल मैं आपसे यही कहूंगा कि शब्द शक्तियां निश्चित तौर से हमारे सामने प्रश्न आने वाले हैं। फिर आप देखिएगा काव्य की रीतियां, ठीक है, वैदर्भी रीति है ना, गौड़ी रीति है ना, पांचाली है ना, ये सब रीतियां। फिर काव्य के गुण, काव्य के दोष। अब काव्य के बहुत सारे दोष हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल पहला देखिए श्रुति कटुत्व, दूसरा ग्राम्यत्व, तीसरा अप्रतित्व, चौथा क्लिष्टत्व, पांचवा अक्रमत्व, और छठा है दुष्क्रमत्व। अक्रमत्व और दुष्क्रमत्व है ना, इसकी विस्तार से चर्चा हम आगे की क्लास में करने वाले हैं। ये हमें 6 जो है वो काव्य दोष बहुत अच्छे से तैयार करने हैं उदाहरणों सहित। तो निश्चित तौर पर जो सिलेबस में दिया हुआ है उससे बाहर प्रश्न नहीं आता है, तो हम काव्य दोष में केवल इन 6 काव्य दोषों को पढ़ने वाले। फिर आप देखिए अलंकार। अलंकार में आप देखेंगे कि कितने ही अलंकार हैं, है ना, लेकिन हमें यहाँ सेकंड ग्रेड के तैयारी के संदर्भ में कितने अलंकारों की बात करनी है? तो आप देखिएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, यानी अलंकार कितने पढ़ने हैं हमको?
कुल 11 अलंकार पढ़ने हैं, जिसमें शब्दालंकार भी हैं और अर्थालंकार भी है। शब्दालंकार आप देखेंगे श्लेष, यमक, ठीक है। फिर अर्थालंकार की बात करते हैं तो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, असंगति, संदेह, भ्रांतिमान, विरोधाभास और मानवीकरण। इन अलंकारों की पहचान कैसे करेंगे, लक्षण क्या है इनके, और अच्छे उदाहरणों के साथ इनका हम अभ्यास करने वाले हैं, तो कहीं आपको अलंकारों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिर देखिए छंद। छंद के बारे में जब हम बात करते हैं तो छंद बहुत सारे हैं, फिर वही बात है, लेकिन हमें यहां पर कितने छंद पढ़ने हैं तो आप देखेंगे केवल 7 छंद यहां पर आपको पढ़ने हैं। एक पढ़ना है द्रुत विलंबित, दूसरा है हरिगीतिका, तीसरा है कवित्त, चौथा है सवैया। सवैया के कई सारे भेद होते हैं, है ना। फिर है दोहा, सोरठा और चौपाई। तो इसमें आप देखेंगे वर्णिक छंद भी है, मात्रिक छंद भी है, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक, इन सब का हम वर्गीकरण करने वाले हैं। तो ये 7 जो छंद हैं इनको हमें पढ़ना है। और फिर बात करते हैं रस की, तो रस का स्वरूप और रस के अवयव, रसावयव, रस के कितने अवयव होते हैं, रस के 4 अवयव होते हैं, है ना, और उनकी बात हम अच्छे से करने वाले हैं। तो ये काव्य शास्त्र जो है बहुत रुचिकर है और इतने सरल तरीके से आपके समक्ष रखूंगा कि आप इसको बहुत अच्छे से समझेंगे और पूरे अंक आप इस भाग में प्राप्त कर पाएं, ऐसा प्रयास रहेगा। अब बात करते हैं आ भाग की, और जब आ भाग की बात करते हैं तो इस आ में भी देखिए प्रश्नों की जब बात करते हैं तो कितने प्रश्न आएंगे, 20। बहुत सावधानी से इस बात को समझिएगा। और अंक जो है वो कितने हैं, अंक है हमारे सामने कितने हैं, 40। अब पहला जो हमारा यहां पर बिंदु है वो क्या लिखा हुआ है, हिंदी साहित्य के इतिहास का नामकरण, काल विभाजन, प्रमुख प्रवृत्तियां, रचना एवं रचनाकार। एक पंक्ति में इतनी बड़ी बात को लिख दिया है। अब आपको इस बात को समझिए कि ये पूरा हिंदी साहित्य का क्या है, इतिहास है। हमें हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ने के लिए किस पुस्तक का प्रयोग करना चाहिए, तो कक्षा 11वीं और 12वीं में पिछले सत्र में हिंदी साहित्य का एक इतिहास जो है छोटी सी पुस्तक प्रचलित थी, उसका अध्ययन करना है। दूसरा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ सकते हैं, और डॉक्टर नगेंद्र और हरदयाल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ सकते हैं। और डॉक्टर नगेंद्र और हरदयाल के जो साहित्य है, हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसका अगर सारांश हमको पढ़ना है तो मिश्रा पब्लिकेशन का हिंदी साहित्य का इतिहास भी हम पढ़ सकते हैं। तो आप किन किन किताबों को हम पढ़ेंगे इन पर भी मैं चर्चा करूंगा, बहुत ज़्यादा लंबा इस विषय को नहीं खींचना चाहता हूं। और फिर आप देखिए दूसरा जो बिंदु है वो है हिंदी भाषा का उद्भव, विकास, हिंदी एवं उसकी बोलियां, सामान्य परिचय। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा बिंदु है। यानी ये 2 बड़े बिंदु हैं, आप ये मानकर चलिए, जिसमें से प्रश्न कितने देने। सबसे बड़ी बात ये कि इतने सारे बड़े भाग में से प्रश्न तो 20 ही देने। अब आप सोचिए हिंदी साहित्य के इतिहास से कितने प्रश्न आने वाले हैं। अगर 20 प्रश्नों की बात करते हैं तो हिंदी साहित्य के इतिहास से कितने आ सकते हैं। मैं फिर भी आपसे कह रहा हूं कि 10 प्रश्न आ गए मान लीजिए। अब बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर इतना घबराते हैं, इतने संत संवत याद करते हैं जिसकी हद नहीं, और बहुत दुखी हो जाते हैं। जबकि इतना दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी साहित्य के इतिहास का उतना ही अध्ययन करना है जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और वो क्या क्या करना है इस पर भी मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि डरने की आवश्यकता नहीं। अंक भार के अनुरूप हमें तैयारी करनी है। हम हिंदी में विद्वान बने, लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं परीक्षा की तैयारी करते करते विद्वान बनने जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सटीक रणनीति के साथ पढ़ते हैं और एक बार अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं, उसके बाद और बहुत सारा पढ़िए आप, क्योंकि हिंदी कोई छोटा सा विषय नहीं है, अथाह है। साहित्य का इतिहास बहुत लंबा है, हम पढ़े जितना कम ही पड़ता है, लेकिन हमें परीक्षा के लिए कितना पढ़ना है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी मैं आपको अच्छे से और जानकारी दूंगा। अब आप देखिए कुछ हमारे सामने पुस्तकें हैं, कुछ पद हैं, है ना, उनका भी हमें अध्ययन तो करना है। लेकिन प्रश्नों की जब बात करेंगे तो आप देखिए प्रश्न तो कितने, 20 ही है। अब आप देखिए यहां पर एक जो बिंदु है वो है अध्याय है कबीर ग्रंथावली, साखी और प्रथम 5 अंग एवं 10 पद। संपादक कौन, श्याम सुंदर दास। पढ़ना तो है ही हमें।
फिर देखिए तुलसीदास जी हैं, रामचरितमानस का बालकांड पूरा आपके वरिष्ठ अध्यापक हिंदी की परीक्षा में आने वाला है। फिर देखिए पांचवा बिंदु देखेंगे, सूरदास जी भ्रमर गीत सार प्रथम 20 पद हैं और वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित है, उसको हमें पढ़ना है। मैं सारे पद आपके सामने रखूंगा। फिर देखिए मीराबाई, मीरा पदावली प्रथम 20 पद परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संपादित। फिर है बिहारी रत्नाकर प्रथम 20 दोहे। फिर है सूर्यमल मिश्रण वीर सतसई प्रथम 20 दोहे। फिर है रामधारी सिंह दिनकर कुरुक्षेत्र प्रथम सर्ग। फिर देखिएगा जयशंकर प्रसाद कामायनी आनंद सर्ग। और फिर देखें अज्ञेय की असाध्य वीणा, प्रश्न इससे आता है, पिछली परीक्षाओं में भी आया है। फिर देखें 12 आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि भाग 1, और इसमें से हमारे सामने कितने, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, लोभ और प्रीति, 4 निबंध हैं। इन 4 निबंधों को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। और फिर 13वां बिंदु आप देखिए, मोहन राकेश लहरों के राजहंस, है ना, मोहन राकेश का ये जो नाटक है लहरों के राजहंस, आप देखिए इसका बहुत अच्छे से अध्ययन करना है। अब इन सब बातों में प्रश्न कहां कहां से आता है, पिछले परीक्षा के पेपर उठाकर आप देख लीजिएगा तो प्रश्न यहां से आए हैं, प्रश्न यहां से आए हैं, और आप देखेंगे इन सब में से भी अगर देखें तो कभी एक आध प्रश्न यहां से आ गया, कभी यहां से आ गया, ठीक है, और ये अज्ञेय की असाध्य वीणा से आ गया, कभी लहरों के राजहंस से आ गया। तो जहां से प्रश्न आते हैं प्रायः बालकांड, भ्रमर गीत सार, मीरा पदावली, बिहारी रत्नाकर, वीर सतसई, इन सब से प्रश्नों के आने की स्थितियां इतनी प्रबल नहीं रहती है ना, इसलिए हमें थोड़ा सा समझते हुए रणनीति के अनुसार हमें बात करनी है। तो आप देखिए ये अभी इसमें 4 हमारी कहानियां और है, उन कहानियों से भी आते हैं। अभी मैं उन कहानियों पर भी आपको थोड़ा सा प्रकाश डालता हूं। अब आप देखिए कहानियां कितनी, ये अभी भाग आ की ही बात कर रहे है ना, 4 कहानियां हैं, 4 कहानियां हैं, और इतने सब में से प्रश्न कितने आने में, बार बार उस बात पर फोकस कर रहा हूं, प्रश्न कितने आने हैं, 20। और बच्चे क्या होते हैं, बस यहीं पर इतना पढ़ना, ये पढ़ना, वो सब पढ़ना पड़ेगा हमको, लेकिन अंक भार के अनुसार पढ़ेंगे। कितना समय देना है, कैसे पढ़ना है, उन सब पर हम चर्चा करेंगे। अब आप देखिए प्रश्न पिछली परीक्षाओं में इन कहानियों में से भी उठता है, यानी एक आध प्रश्न कहानियों में से आ जाता है, अधिकतम 2 प्रश्न आ जाते हैं। इन 4 कहानियों में से किसी भी कहानी से या इन कहानियों में से 2 प्रश्न हमारे सामने आ जाते हैं। तो उसने कहा था, बहुत प्रसिद्ध कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, ठीक है, आपने भी बहुत अच्छे से कई बार इसको पढ़ लिया होगा आपने। फिर है जहां लक्ष्मी कैद है, बहुत मार्मिक कहानी है राजेंद्र यादव की। और एक और जिंदगी मोहन राकेश की बहुत प्रसिद्ध कहानी है, परिंदे निर्मल वर्मा की प्रसिद्ध कहानी। चारों कहानियों को इनके जो पात्र हैं, जो इनके प्रमुख कथन हैं, घटनाक्रम है, स्थान है, उनका बिल्कुल बारीक विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अगर आपने उतना समझ लिया तो आप मानकर चलिएगा उस कहानी में से प्रश्न जो विश्लेषण करेंगे उससे बाहर आने की संभावना नहीं रहेगी, लेकिन वो जिस समय करेंगे उसी समय उसकी हम बात करने वाले। तो ये हमारे 2 पार्ट की बात हो गई। पहला पार्ट कितने अंकों का था, 180 अंकों का, ठीक है। दूसरा पार्ट कितने अंकों का था, 80 अंकों का। आप देखेंगे कितने अंक हो गए, 260 अंकों की बात हमने कर ली है। अब मित्रों हमारे सामने जो अंक बच रहे हैं और तीसरा भाग आ रहा है, वो तीसरा भाग कौन सा है, पार्ट 3 जो है वो क्या है, हिंदी विषय की शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड्स, है ना, यानी हिंदी की जो शिक्षण विधियां हैं उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले। देखिए हिंदी की जो शिक्षण विधियां हैं उनमें क्या क्या होता है, कौन कौन सी शिक्षण विधियां हमें पढ़नी है, तो आप देखेंगे यहां पर हाँ, हिंदी की शिक्षण विधियों की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर पहला जो हमारा भाग है वो है अ। पार्ट 3 का पहला भाग जो है कौन सा है, अ, ठीक है। और मैं कह रहा हूं ये शिक्षा शास्त्र है पूरा, या शिक्षण शास्त्र कह दीजिए, ये शिक्षण शास्त्र। आपने जब बीएड किया है तब आपने इन शिक्षण विधियों के बारे में अच्छे से पढ़ा है ना,
और हम फिर से इन शिक्षण विधियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हिंदी की जो शिक्षण विधियां हैं यहां पर हमें देखेंगे 25 शिक्षण विधियां दे रखी है। अब सबसे पहले शिक्षण विधियों में से कितने प्रश्न आएंगे, तो आप देखिए शिक्षण विधियों में प्रश्न अगर आएंगे तो प्रश्न आएंगे कितने, 10 प्रश्न। कितने प्रश्न आएंगे, 10 प्रश्न। यानी शिक्षण विधियों के 10 प्रश्न हमारे सामने हैं। कुल शिक्षण विधियां 25 है। 25 की 25 शिक्षण विधियों को हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। और जब अंक भार की बात करते हैं तो अंक भार में आप देखेंगे कितने अंक यहां शिक्षण विधियों से कवर करेंगे हम, 20 अंक। ठीक है मित्रों, तो ये शिक्षण विधियों की बात है। हम हिंदी शिक्षण विधियों की कौन सी किताब पढ़ें, तो बहुत सारी पुस्तकें बाजार में प्रचलित है, उन सब का सारांश आपके सामने मैं रखने वाला हूं। शिक्षण विधियों में एक एक शिक्षण विधि का बहुत सटीक विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, है ना। लेकिन शिक्षण विधियों के लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है ना। और पुस्तकें शिक्षण विधियों की कौन सी पढ़ेंगे इस पर हम चर्चा करेंगे। आज केवल एक आपको सिलेबस का ज्ञान देना था, उसके संदर्भ में ही हम बात कर रहे हैं। दूसरा आप देख रहे हैं कि इसी का पार्ट है कौन सा, आ। दूसरा भाग कौन सा है, आ। इस दूसरे भाग की जब हम बात कर रहे हैं तो इस आ में आप देखेंगे कि आपको क्या करना है, भाषा शिक्षण के प्रमुख शिक्षण कौशल। यहां शिक्षण कौशल की बात करेंगे, हम समझेंगे। सूक्ष्म शिक्षण योजना, ये सब हमने बीएड में अच्छे से पढ़ा है। इकाई पाठ योजना की अवधारणा एवं प्रारूप, है ना, प्रारूप। और शिक्षण सहायक सामग्री कक्षा शिक्षण में उपयोग, है ना। भाषा शिक्षण में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। यानी अगर देखें तो इसमें एक अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, ठीक है, चौथा अध्याय, पांचवा अध्याय, है ना। लगभग 5 अध्याय हैं जिनका हमको बहुत अच्छे से अध्ययन करना है। और इन 5 अध्यायों में आप देखेंगे तो कौन कौन से प्रश्न हमारे सामने आएंगे, महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसका अंक भार भी आप देखोगे तो प्रश्न कितने आने वाले हैं, प्रश्न आने वाले हैं मित्रों 10। अंक भार इसका भी कितना है, अंक भार है 20, है ना। तो इस तरह से जब आप देखेंगे तो 300 अंकों की एक रणनीति। अब होता क्या है, विद्यार्थी प्राय पुस्तक में लिखा हुआ, जो गाइड में लिखा हुआ है सिलेबस, उसको बस अपने हाथों से लिखता नहीं है। मैं तो ये चाहता हूं कि आपको अपना सिलेबस बिल्कुल याद होना चाहिए, क्योंकि यही तो सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए या पहली सीढ़ी है जो बहुत अच्छे से हमको ध्यान में रहनी चाहिए। मैं जब भी तैयारी करता था निश्चित तौर पर सबसे पहले मुझे याद आता है कि मैं सिलेबस को अपने हाथों से अपने रजिस्टर में उतारता था, बार बार उसको देखता था, पढ़ता था। मुझे उस सिलेबस का एक एक शब्द याद रहता था। क्यों? क्योंकि उसी के आधार पर तो हमें जंग जीतनी है। इसलिए आप देखेंगे रणनीति, आपने इस बात को अच्छे समझ ली कि मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स आपको बता दिए कितने हैं, 300 मार्क्स हैं। समय कितना लगने वाला है, 2.5 घंटे का हमारे सामने पेपर होने वाला है, ठीक है। मार्क्स का टोटल डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझा दिया गया है और नेगेटिव मार्किंग है ना। और ये माइनस मार्किंग है, इसीलिए हमें बहुत सावधानी के साथ, है ना, हम वहां तुक्के नहीं लगा सकते, है ना। वहां केवल अंदाजे से प्रश्नों को हल नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से माइनस मार्किंग के हम शिकार हो जाएंगे। आशा करता हूं आपको ये जो पाठ्यक्रम विश्लेषण है ये समझ में आया होगा। और मैं इस पाठ्यक्रम विश्लेषण के ठीक बाद कक्षा 9 से 12 की कौन कौन सी पुस्तकें हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में हैं, हमें पढ़नी है वरिष्ठ अध्यापक हिंदी के लिए, और साथ ही साथ हम व्याख्याता हिंदी बनना चाहते हैं तो उसमें भी वो पुस्तकें पढ़नी हैं। तो आप सब तैयार हो जाएं साथियों। आपको अगर ये पाठ्यक्रम विश्लेषण अच्छा लगा है तो निरंतर आपका जो स्नेह और प्रेम इस मधुरम हिंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को मिल रहा है, आशा करता हूं कि आप इसको अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करेंगे, है ना। दूर दराज में जितने भी हमारे प्रतियोगी मित्र बैठे हुए हैं उन तक जरूर पहुंचाएंगे। और मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। शीघ्र ही अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।